हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। आज हम यूनिट नंबर 15 का एक टॉपिक कवर करेंगे, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 15 का लास्ट टॉपिक है, जो कि पेज नंबर 132 और 133 पे दिया हुआ है। इसके अलावा हम एग्जांपल 5.1 भी आज इसमें कवर करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर में का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे मैं इसका जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा वो बता दूँ कि ट्रांसफार्मर बेसिकली डिवाइस कैसी है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने जैसे कि आपको बताया भी था, ट्रांसफार्मर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ट्रांसफार्मर आर यूज टू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ द एसी वोल्टेजेस। मतलब कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज की वैल्यू को कम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सेकंड पॉइंट देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ म्यूचुअल इंडक्शन। कि ट्रांसफार्मर जिस प्रिंसिपल पर वर्क करता है वो है म्यूचुअल इंडक्शन, और जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था कि म्यूचुअल इंडक्शन दरअसल एक ऐसा फिनोमिना होता है कि जिसमें एक कॉइल में करंट चेंज करने से या मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से दूसरी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस करवाया जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल से जो प्रोड्यूस होती है उसके उसको चेंज करने से दूसरी कॉइल में करंट इंड्यूस होता है। तो ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। बाय द वे हम पहले कर चुके हैं डिटेल में। तो ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो भी म्यूचुअल इंडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये है कि ट्रांसफार्मर दरअसल, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एक आयरन कोर पर मुश्तमिल होता है। इसमें एक आयरन कोर होता है। ठीक है, जो मेन इसका जो समझ लें कि स्केलेटन है। ठीक है, जो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वो आयरन कोर पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा इसके अंदर दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल कहलाती है और एक सेकेंडरी कॉइल कहलाती है। ठीक है, अब ये एक यहाँ पे मैंने एक ट्रांसफार्मर की डायग्राम जो है वो बनाई है। ठीक है, अगर आप देखें ये हमारे पास बेसिकली आयरन कोर है। ठीक है, जो आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल फॉर्म में नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसमें जो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉइल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल्स हैं। प्राइमरी कॉइल का ताल्लुक जो है वो हमारे पास वोल्टेज के सोर्स से होता है। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे करंट को जनरेट करवाया जा रहा है, जहाँ पे बैटरी कनेक्ट किया आपने या जहाँ पे वोल्टेज आपने सप्लाई किए हैं। ठीक है, तो इसका ताल्लुक हमारे पास मेन सोर्स से होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ़ मतलब कि लूप्स होंगे, कॉइल के जितने भी टर्न होंगे उसको हम नंबर ऑफ़ टर्न बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्राइमरी नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं एनपी, और यहाँ पे जो वोल्टेज आपने दिए हुए हैं वो प्राइमरी वोल्टेज हैं। तो वीपी यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज हैं, और एनपी से मुराद यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल्स। ठीक है, तो ये प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी कॉइल अगर हम देखें तो हमारे पास उसको एन एस के साइन से इंडिकेट करते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। यानी कि आयरन कोर का ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो कॉइल है इसकी कितने टर्न है। ठीक है, इसके लूप्स कितने ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगे वोल्टेज की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी उसको हम सेकेंडरी वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, एन एस यहाँ पे सेकेंड नंबर ऑफ़ टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, और वी एस जो है यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेजेस। तो ये हमारे पास बेसिकली ट्रांसफार्मर का जो इनर स्ट्रक्चर होता है आयरन कोर पर मुश्तमिल होता है और एक प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो इसका एक फार्मूला है वो ये है कि जो हमारे पास वोल्टेज की रेशियो होती है, ठीक है, सेकेंडरी वोल्टेज की प्राइमरी वोल्टेज के साथ जो रेशियो बनती है वो बराबर होती है नंबर ऑफ़ टर्न ऑफ सेकेंडरी कॉइल एंड नंबर ऑफ़ टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल। ठीक है, मतलब कि वी एस ओवर वी पी जो है ये एन एस ओवर एन पी के इक्वल होगा। ठीक है, तो वोल्टेज की रेशियो सेकेंडरी टू प्राइमरी जो है ये बराबर होती है नंबर ऑफ़ टर्न्स की रेशियो से सेकेंडरी और प्राइमरी के साथ। ठीक है, तो वी एस ओवर वी पी इज़ इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। इस चीज़ को समझने के लिए इस फार्मूले को कि किस तरीके से रेशियो बराबर होती है, उसके लिए मैंने ये नीचे डायग्राम में जो है नंबर ऑफ़ टर्न्स और इसके अलावा वोल्टेज की वैल्यू लिखी है, उसको मैं आपको अभी बाद में बताऊँगा। लेकिन अभी आप सिर्फ एक फार्मूला जो है ये याद रखें कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ से आप सेकेंडरी वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये 3 वैल्यूज़ हों तो आप यहाँ से वी एस की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से वीपी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, प्राइमरी वोल्टेज भी आप फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि आपको इन
इस फार्मूले में 3 क्वांटिटीज़ का अगर पता होगा तो आप कोई सी भी अननोन क्वांटिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पास एन एस भी हो सकता है अननोन, ठीक है, हमारे पास एन पी भी अननोन, एंड इसी तरह हमारे पास कोई भी हो सकती है वैल्यू। उसके बाद दो टाइप्स होती हैं हमारे पास ट्रांसफार्मर की, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स ऐसे ट्रांसफार्मर्स होते हैं जिनमें हमारे पास सेकेंडरी जो कॉइल्स हैं वहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं वो ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब कि कॉइल जो है वो उसके नंबर ऑफ़ टर्न जो है यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा होंगे और प्राइमरी में नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होंगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। स्टेप अप का मतलब ये है कि आपको यहाँ से जो सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू है वो ज़्यादा चाहिए। मतलब कि यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी और प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू कम होगी। इस तरह नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में कम होंगे और नंबर ऑफ़ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में एन एस की वैल्यू एन पी से ज़्यादा होती है। इस तरह वी एस की वैल्यू वी पी से ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ़ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ़ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के कम। इस तरह वोल्टेज की वैल्यू सेकेंडरी कॉइल की ज़्यादा होगी और वोल्टेज की वैल्यू प्राइमरी कॉइल में कम होगी। जैसे कि एग्जांपल में आप देखें, यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्न टोटल जो है 1 2 3 4 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है एन, जो पी है हमारे पास वो 4 है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ़ टर्न्स काउंट करें तो वो 8 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ़ टर्न यानी कि यहाँ पे एन, जो एस है वो 8 है। ठीक है, ये हमारे पास एन एस है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये एन एस है। ठीक है, और ये हमारे पास एन पी है। इस तरह ये जो वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है ये वी पी है और ये जो वोल्टेज है ये वी एस है। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज 100 है और सेकेंडरी जो है वो 200 है। तो इनकी जो रेशियो है वी एस ओवर वी पी, तो 200 डिवाइडेड बाई जब 100 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस फार्मूले के मुताबिक 200 ओवर 100, तो 2 आंसर आ जाएगा। और राइट साइड पे अगर आप एन एस ओवर एन पी की रेशियो देखें तो इस डायग्राम के मुताबिक एन एस 8 है और एन पी 4 है, तो 8 और 4 की रेशियो भी 2 ही आएगी। तो मतलब कि नंबर ऑफ़ टर्न्स की रेशियो भी 2 है और वोल्टेज की रेशियो भी 2 है, तो इसी वजह से हमारे पास ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दोनों की रेशियो जो है वो इक्वल होती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, तो उसमें प्राइमरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होते हैं। तो ये जो मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं हमने सपोज की हुई हैं। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज़ हमारे पास कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, मतलब कि ये 8 की जगह 20 हो सकता है, 4 की जगह पे यहाँ पे 10 हो सकता है, तो कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि आपकी बुक की डायग्राम में यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अच्छा, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू 200 है, आपके सेकेंडरी वोल्टेज 100 है, तो मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज जो हैं वो हमारे पास सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, जनरेट किए जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 200 होता है। लेकिन अगर हम देखें तो जो आउटपुट है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे वोल्टेज आगे मतलब कि हम सप्लाई करेंगे, ठीक है, वो 100 वोल्टेज है। तो सेकेंडरी वोल्टेज की जो हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज हैं वो कम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखें वी एस लेस देन वी पी, और जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल है यानी कि एन एस वो एन पी से कम है। ठीक है, तो मतलब कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज को कम करते हैं। डाउन जैसे कि स्टेप डाउन मतलब कि हमने सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज को कम करना है और स्टेप अप में हमने सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज को ज़्यादा करना था, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉइल हम बढ़ा देते हैं सेकेंडरी में, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी में हम नंबर ऑफ़ कॉइल को कम कर देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा कंसेप्ट है यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि आइडियल ट्रांसफार्मर जो है वो डिसिपेट्स नो पावर इटसेल्फ, मतलब कि वो कोई पावर जो है वो वेस्ट नहीं करते। जितनी इनपुट में पावर होती है उतनी आउटपुट में जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी में सेम रहती है। आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जो पावर को वेस्ट नहीं करते। आयरन कोर के थ्रू कोई पावर जो है यहाँ पे वेस्ट नहीं होती, रेजिस्टेंस का फैक्टर नहीं होता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता रेजिस्टेंस का फैक्टर क्योंकि होता है हमेशा, तो इसी वजह से पावर भी थोड़ी बहुत जो है वो वेस्ट होती है। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसे ट्रांसफार्मर जो कि पावर को वेस्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिक पावर को। अगर यहाँ पे 1000 वाट पावर है तो यहाँ पे भी 1000 वाट पावर ही आएगी। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे वोल्टेज और करंट का रिलेशन इन्वर्स होगा, यानी कि अगर यहाँ पे हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर में करंट की वैल्यू प्राइमरी में कम होगी, तो इसका मतलब ये है
कि हमारे पास स्टेप जो सेकेंडरी कॉइल है यहाँ पे करंट की वैल्यू फिर क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू फार्मूला V इज इक्वल टू आई आर, फार्मूला जो है ओहम भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू सपोज करते हैं 10 एम्पियर है, तो सेकेंडरी के अंदर हमारे पास वो वैल्यू 2.5 एम्पियर आएगी। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है सेकेंडरी कॉइल में करंट की कम होगी, वोल्टेज ज़्यादा होगी। ठीक है, और प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कम है लेकिन करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ भी इसमें आपने याद रखनी है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में जैसे आपको बता रहा था कि पावर डिसिपेट नहीं होती, हमारे पास जो प्राइमरी कॉइल की पावर है वो सेकेंडरी कॉइल की पावर के बराबर आती है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, पावर का फार्मूला जो है मज़ीद अगर आप इसको ओपन करते हैं तो P इज़ इक्वल टू वी आई होता है। ठीक है, ये हमने जब टॉपिक किया था इलेक्ट्रिक पावर का तो हमने ये फार्मूला वहाँ पे ड्राइव किया था। तो P पावर और यहाँ से स्मॉल p से हमारा जो यहाँ पे सब्सटीट्यूट में लिखा है, इसका मतलब जो है हमारे सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब है प्राइमरी। ठीक है, तो फार्मूला ओपन होगा वी आई, वी से मुराद वोल्टेज, आई से मुराद करंट। तो प्राइमरी यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज मल्टीप्लाई प्राइमरी करंट। ठीक है, जो कि यहाँ पे इस कॉइल में जनरेट हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वी एस से मुराद है सेकेंडरी वोल्टेज और आई एस से मुराद है यहाँ पे सेकेंडरी करंट। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक जो है इसमें 5 पॉइंट्स के फॉर्म में मैंने जितनी भी एक्सप्लेनेशन थी उसको मैंने समराइज़ करके यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 5.1 जो कि 15.1 वो मैं आपको बुक से करवा देता हूँ। तो इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक if a transformer is used to supply voltage to a 12 voltage model train which draws a current of 0.8 ampere, calculate the current in the primary if the voltage of the AC source is 240 voltage। अब इसमें वो ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, वोल्टेज को सप्लाई करने के लिए 12 वोल्टेज मॉडल ट्रेन। ठीक है, तो एक 12 वोल्टेज जो है हमारे पास एक मॉडल ट्रेन है। ठीक है, उसको मतलब कि वो 12 वोल्टेज उसको रिक्वायर है, तो उसके लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 0.8 एम्पियर का है। ठीक है, हमें बताना है जी कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, मतलब कि प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट क्या होगी, आई पी आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। इफ़ द वोल्टेज ऑफ द ए सी सोर्स इज़ 240 वोल्टेज। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 240 है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स का लफ्ज़ जब आ जाएगा ना, ठीक है, तो सोर्स का ताल्लुक प्राइमरी से ही होता है। तो ये वोल्टेज जो है वो हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज है। ठीक है, और जिसको वोल्टेज सप्लाई किए जा रहे हैं वो सेकेंडरी हैं। तो 12 वोल्टेज मॉडल ट्रेन है, तो ये हमारे पास जो 12 वोल्टेज है ये सेकेंडरी वोल्टेज है, ये प्राइमरी है। ठीक है, ये वाला करंट जैसे कि उन्होंने साथ लिख भी दिया है, क्योंकि ये मॉडल ट्रेन के साथ इसका मतलब कि एसोसिएटेड है, तो ये करंट जो है हमारे पास 0.8 एम्पेयर का ये क्या होगा फिर, ये सेकेंडरी करंट होगा। ठीक है, तो हमें निकालना है यहाँ से प्राइमरी करंट। तो वी पी गिवन है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे वी एस की वैल्यू है, आई एस की वैल्यू है। तो आई पी निकालने के लिए आप फार्मूला जैसे कि अभी आपको बताया, इनपुट पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू द आउटपुट पावर ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो आई पी वी पी इज इक्वल टू आई एस वी एस। तो यहाँ से आप जो है वो जो आपकी अननोन क्वांटिटी है वो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप आई पी निकालना चाहते हैं तो वी पी आई पी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला आपका बन जाएगा आई पी इज इक्वल टू आई एस वी एस ओवर वी पी। अब आप यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, जो गिवन है, तो आपका आंसर आ जाएगा आई पी का, यानी कि प्राइमरी करंट जो है वो 0.04 एम्पियर का है। तो प्राइमरी करंट की वैल्यू कम है, जबकि सेकेंडरी कॉइल की कॉइल में जो करंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें तो सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू कम है। ठीक है, और जो प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू है हमारे पास वो 240 है। तो इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ये किस तरह का ट्रांसफार्मर है, कि इसमें प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा है और सेकेंडरी कम है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया गया है। ठीक है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो हमारे पास प्राइमरी करंट है, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट किया है, इसकी वैल्यू कम है, और जो सेकेंडरी हमारे पास करंट है इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो हमारे पास कम है। ठीक है, जबकि प्राइमरी वोल्टेज जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जांपल प्रॉब्लम थी जो कि हमने फार्मूला यूज़ किया, यहाँ से ये वाला फार्मूला। ठीक है, पावर इनपुट इज़ इक्वल टू पावर आउटपुट, या प्राइमरी पावर इज़ इक्वल टू सेकेंडरी पावर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।